क्लास में आप लोगों को क्लास 10th संस्कृत का आपको सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न दो, प्रत्येक प्रश्न जो 2 नंबर के पूछता है वो है। ठीक है, तो इसका आपको बता दें कि इसमें आपको 10 आपको सब्जेक्टिव कराने वाले हैं VVI। ठीक है, अगर सभी ऐसे तो सभी प्रश्न VVI है, लेकिन आपको इसका PDF चाहिए पूरा, देख सकते हैं, आपको बता देते हैं 8 पेज का PDF है और टोटल इसमें 55 प्रश्न है और सभी आपका VVI प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। VVI है, क्या है कि आपको मंगलम पाठ का परिचय लिखने के लिए कहेगा, तो क्या लिखिएगा? मंगलम पाठ के बारे में परिचय जानते हैं तो ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हम देखते हैं कि इस पाठ में क्रमशः 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो कितने मंत्र है? टोटल 5 मंत्र हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा। तो सब्जेक्टिव में आप लिखेंगे 5 मंत्र कौन कौन है? ईशावास्य, कंठ और मुंडक, कठ और मुंडक, फिर मांडक्यू है तथा क्या है? श्वेता स्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ठीक है, ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख दीजिएगा तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप अधिक लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ तक भी आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे कि इसे पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति जागृत होती है। उपनिषद ग्रंथों का क्या है? संबंध विभिन्न वेदों से है। उपनिषद संवाद शैली में लिखी गई है। इस तरह से आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपका पक्का मिल जाएगा। ठीक है, जो अगला जो प्रश्न है ध्यान से, क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करें। सही प्रश्न आपका NCERT पैटर्न है। ठीक है, तो क्या है कि कठोपनिषद के मंत्र में आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तथा विशालतम भी है। यानी कठोपनिषद में क्या, मंत्र में क्या बताया गया है कि आत्मा का व्याख्या किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो आत्मा है एकदम छोटा से छोटा है, ठीक, एकदम सूक्ष्म है और क्या विशाल भी है। सूक्ष्म मतलब क्या? विशालतम भी है। यह प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। ठीक है, कर्म बंधन से मुक्त तथा शोक रहित व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूछेगा आपका प्रश्न कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करें, तो ये आपको लिखना होगा। चलिए अगला आपको प्रश्न है, क्या है कि मंगलम पाठानुसार सत्य से साक्षात्कार कैसे हो सकता है। ये आपको पूछ सकता है कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य से साक्षात्कार कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि मंगलम पाठ के ईशावास्योपनिषद के मंत्र में सत्य का स्थान बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि सत्य का मुख सोना नामक धातु के आवरण से ढका हुआ, अर्थात क्या इसके जगह संसारिक माया मोह के चादर से ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म से साक्षात्कार के लिए माया मोह के बंधन से ऊपर उठना होगा। या आपको इस तरह से आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको इस तरह से हो रहा है कि सत्य से साक्षात्कार के लिए आपको आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इस संसार है वो सभी मोह माया से बंधा हुआ है। ठीक है, मोह माया से बंधा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखा गया है, क्या यहाँ आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो संसार है वो मोह माया के चादर से ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म की साक्षात्कार के लिए मोह माया से बंधन से आपको ऊपर उठना होगा। ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला आपको जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, क्या है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। ये VVI प्रश्न है दोस्तों। तो पटना के दर्शनीय स्थल आप जानते होंगे। ठीक है, और बिहार के तो जरूर जानते होंगे, अगर और कहीं के भी तभी भी आप जानते होंगे। क्या है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन है? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह यानी कि गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, ठीक है, मौर्यकालीन अवशेष, ठीक है,
महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरुद्वारा, साथ ही पटना में गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया प्रसिद्ध सेतु है। ठीक है, यानी आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको पता है कि पटना में क्या है, गोल घर है, सचिवालय है, चिड़ियाघर है। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको लिख देना है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल, 5-6 को भी आप लिख दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। इससे आपको पता है कि गोल घर है पटना में प्रसिद्ध है। ठीक है, तारामंडल आपको पता ही होगा, चिड़ियाघर आपको पता ही होगा। ठीक है, महावीर मंदिर आपको पता होगा। ठीक, गुरुद्वारा पता होगा, गांधी सेतु पुल पता होगा। तो बस इतना ही लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। क्या है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें, इसका जो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट, यानी कि सबसे बढ़िया था रक्षा व्यवस्था। इतना अच्छा था रक्षा व्यवस्था कि आपको इतना मजबूत किया गया था कि कोई भी आक्रमणता से आपको कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तोड़ नहीं पाता। इस बात का उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किए थे। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा। ठीक है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको पता ही है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ नहीं चाहिए तो इसका अगला पार्ट भी आएगा, 55 के 55 आपको सब्जेक्टिव करा देंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि आप पीडीएफ ले लें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या था कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ये आपको इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में, ठीक है, पटना का शिक्षा केंद्र क्यों कहा। देखिए यहाँ पे पटना की जगह मटना लिखा गया है, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे पटना होने गया, जरा टाइप हो गया है, जरा दिक्कत से टाइप हो गया है। चलिए इसको हम सुधार देंगे। चलिए तो क्या इसका हो जाए, काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर ने पटना का सादर स्मरण करते हुए क्या लिखे हैं कि ब्याड़ी, पाणिनि, ठीक है, पिंगल और वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, पटना इन लोगों के लिए भी कसौटी पत्थर के समान रहा है। राजशेखर के अनुसार इस प्रकार की सरस्वत परंपरा यहाँ काफ़ी दिनों तक चलती रही है। इतना आपको लिखना होगा। अगला आपका जो प्रश्न है वो क्या है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन आए थे, देखिए ध्यान से। इसका आंसर विदेशी यात्रियों में प्रमुख रूप से, ठीक है, इस तो बहुत आते जाते रहते हैं अभी भी, लेकिन प्राचीन काल के बाद किया गया है। तो प्रमुख रूप से आए थे मेघास्थनीज, ठीक है, फाह्यान, और क्या थे, हवेनसांग थे, हवेनसांग और इत्सिंग आदि आए थे। ठीक है, प्राचीन काल में। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो भविष्यवाणी किए थे कि जो ये पटना है वो आगे चलकर क्या बनेगा, पाटलिग्राम नामक महानगर बनेगा, और वो लेकिन कलह, अगलगी और बाढ़ से सर्वदा पीड़ित रहेगा, यही भविष्यवाणी किए थे भगवान बुद्ध ने। ठीक है, और सही भी हुआ। ठीक है, और सही भी, जैसे देख सकते हैं बाढ़ आ जाता है, गंगा नदी है ये, बाढ़ आ जाता है, आग लग जाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ज़्यादा। तो चलिए अब अगला जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या है, यानी कि पटना के और कौन कौन से नाम से जाना जाता है प्राचीन नाम से। तो क्या हो जाएगा, इसको आपको प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या है, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर तथा कुसुमपुर है। ठीक है, चलिए अब 10वां प्रश्न है, क्या है आपको, देखिए पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें। या इसी प्रश्न को आपको दूसरा पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के वैभव को बताएं। ठीक है, तो इसका आपको क्या लिखेंगे कि अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए ठीक है, दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कूटनीमत कहा कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर तथा
स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यह नगर सम्राट अशोक के समय अत्यंत क्या था, समृद्ध था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला पार्ट आपको जल्दी ही आएगा, ठीक है। आपको 7 से 7 घंटा में अपलोड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं 55 प्रश्न है, टोटल 55 प्रश्न है। 55 प्रश्न के कराएंगे, एक ही बार में आपको नहीं कराएं इसलिए कि आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट अभी 10 से 15 दिन बच रहा है एग्जाम के, तो पार्ट बाय पार्ट याद कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।